सो हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स है आपके लिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थ्योरी एक्सप्लेन की थी, लेकिन हमने बैलेंस शीट को वहाँ पर कवर नहीं किया था। तो आज हमारे इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स है उसको करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये आपके लिए 20 मार्क्स के लिए आएगा आपके एग्जाम में। सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। सो अब मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से समझिए, उसके बाद आपको ये वाले प्रॉब्लम समझ में आएंगे जो कि बैलेंस शीट के है एंड इसके अंदर हम समझने वाले हैं किस तरह से हमें करना है। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर मैं बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ भी लाती रहती हूँ ऑफ CEC, BIPC, MPC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स। सो आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, टेबल दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे एंट्रीज लिखे गए हैं और इससे हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। ये सारे डिटेल्स है यादगिरी के एज ऑन 31/12/2016। सो हमें अब इसका बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास एक लाइबिलिटीज़ का कॉलम होता है एंड एक एसेट्स का कॉलम होता है। जो लाइबिलिटीज़ है वो लेफ्ट साइड होती है एंड एसेट्स जो है हमेशा से वो राइट साइड होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस हमें ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। इसके अंदर हमें पता करना होता है हमारी कितने लाइबिलिटीज़ है, कितने एसेट्स है। इससे हमें हमारे बिज़नेस में क्लैरिटी मिलती है किस तरह से हमें बिज़नेस को आगे लेकर चलना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कैपिटल है वो लाइबिलिटीज़ में आएगा बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है 35,000 नीचे डब्बे में बॉक्स में। मशीनरी 60,000। सो मशीनरी एक एसेट है बिकॉज इसको हम एज ए मशीन यूज़ करते हैं। इसको हम इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम निकल जाते हैं, हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है। सो मशीनरी इज़ ऑलवेज एन एसेट। तो यहाँ पर 60,000 हमने लिख लिया है। क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हमने उधार लिया है, यानी कि हमें उनको पे करना होता है कुछ दिनों के बाद, तो वो हमारे क्रेडिटर्स है, यानी कि वो हमारी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यानी कि जो सारे अमाउंट्स हमको पे करने होंगे और वो हम पे एक कर्जे की तरह होती है। लेकिन जो एसेट है वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होएगा आने वाले वक्त में एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। सो आप यहाँ देख सकते हैं लोन भी एक लाइबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर 22,500 अमाउंट दिया गया है, हम यहाँ पर लिख चुके हैं लोन लाइबिलिटीज़ में। डेप्टार्स ये एक एसेट है बिकॉज हमने जो है हमने किसी को उधार पर दिया है तो हमें वो पैसा आने वाला है, मिलने वाला है, तो उसको हम डेप्टार्स कहते हैं। जो लोग हमसे डेप्थ लेते हैं उनको डेप्टार्स कहा जाता है। 34,000 यहाँ पर हमने बॉक्स में एसेट साइड में लिख लिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि जो बैंक में अगर हम पैसों को जमा करते हैं, अगर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं अमाउंट जितना हमने डिपॉजिट किया है, अगर उसके एक्स्ट्रा भी हमें अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमें पैसों को डिपॉजिट विड्रॉ करना होता है, अगर जितना हमारे अकाउंट में है उससे ज़्यादा हमें विड्रॉ करना पड़ता है, तो बैंक हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देता है जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं और वो अपने बिज़नेस के लिए थोड़े बहुत पैसे निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर उनके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी हो तब भी वो पैसों को निकाल सकते हैं और इसके ऊपर उनको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है एंड वो अमाउंट को पे करना होता है। सो ये भी एक लाइबिलिटी है एंड इसको हम लाइबिलिटीज़ कॉलम में लिख देंगे। सो यहाँ पर हम सारे अमाउंट्स लिख चुके हैं एंड हम जो है हमेशा से कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास नेट लॉस होगा तो उसको माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है तो हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे 12,000। सो यहाँ पर हम इसको ऐड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको 35,000 + 12,000 ऐड करने के बाद यहाँ पर हमको अमाउंट कॉलम में 47,000 लिखना है। सो आप 2 अमाउंट कॉलम्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये जो 35,000 एंड 12,000 वाला अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आप अमाउंट के 2 कॉलम्स भी बना सकते हैं या फिर एक भी बना सकते हैं। बिल्स पेबल यानी कि जो बिल हमें पे करनी है आने वाले फ्यूचर में, हमने उसको ले लिया है लेकिन हमको वो पे करने हैं, तो ये हमारे एक लाइबिलिटीज़ है एंड इसको हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं 9,000। बिल्स रिसीवेबल यानी कि ये जो बिल्स है वो हमको मिलने वाले हैं, यानी कि हमको इसका अमाउंट रिसीव होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। इससे हमें हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा और ये हमको आने वाली चीज़ है, तो ये एक एसेट है हमारे लिए। इसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे 10,000। फर्नीचर एक एसेट है बिकॉज वो एक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इसकी मदद से हमारे बिज़नेस में बहुत मदद होती है, तो ये एक एसेट है।
सो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे 8000 एंड क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जब ईयर एंड होता रहता है तब हमें जो है स्टॉक को लेकर जाना होता है और उसको न्यू ईयर में फिर उस स्टॉक को यूज़ करना होता है। जो स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग है जब साल ख़त्म होता है तो उस स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए एक एसेट है, उसको भी हम यहाँ पर एसेट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। सो अगर जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको अच्छे से केयरफुली सारे चीज़ों को अच्छे से एंटर करना है, सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद आपको ये जो अमाउंट के कॉलम्स है जो आप लाइबिलिटी साइड में देख सकते हैं, सारे 17,500, 9,000, 22,500, 24,000, 47,000 इन सभी को ऐड कर लेना है। सो अगर आप इनको अच्छे से ऐड कर लेंगे तो आपको 1,20,000 आएगा। एंड जो एसेट्स का कॉलम है वहाँ पर भी आपको 8,000 प्लस 34,000, 10,000, 60,000 एंड 8,000 को ऐड करना है। सो इन सभी को ऐड करने के बाद आपको एसेट कॉलम में भी 1,20,000 आएगा। तो आपको हमेशा से ये ध्यान में रखना है कि आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, दो तरफ भी सेम अमाउंट आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट आया है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा से जो आपका प्रॉब्लम है उसको ऐसे स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट ऑफ यादागिरी, यानी कि जिसका नेम है उसका नेम लिखना है एंड एज ऑन 31 दिसंबर, यानी कि जो डेट है उसको लिखना है। सो आपको इस तरह से लिखना है एंड हमेशा से अमाउंट में जो है रुपीज़ का सिंबल डालना कंपलसरी है। Prepare balance sheet of Karnakar Reddy Traders from the following as on 31/12/2017। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है इन सभी ट्रांजैक्शन से जो है कर्नाकर रेड्डी का एज ऑन 31/12/2017। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कर्नाकर रेड्डी ट्रेडर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2017। यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें जो लेफ्ट साइड है वो लाइबिलिटीज़ है, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। सो इस तरह से आपको बना लेना है। एंड जो क्रेडिटर्स है आप जानते हैं वो एक लाइबिलिटी है, बिकॉज वो हमें पे करने होते हैं आने वाले फ्यूचर में, वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो उसको हम यहाँ पर 21,000 लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है तो हम उसको एसेट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 12,000, कैपिटल 1,65,000। सो कैपिटल इज़ ऑलवेज एन लाइबिलिटी बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट है इन द बिजनेस। कैनरा बैंक लोन, सो कैनरा बैंक लोन यानी कि एक लोन है तो आपको ये लोन लाइबिलिटी साइड में लिखना है 75,000। मशीनरी ये एक एसेट है बिकॉज इससे हमारे बिज़नेस को बेनिफिट मिलता है और इसको हम सेल करके हमारे जो लॉसेस है उसको पे भी कर सकते हैं, तो ये एक एसेट है मशीनरी, तो इसको हम एसेट साइड में लिखेंगे 1,15,000। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है 75,000, सो इसको भी हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेप्टार्स ये भी एक एसेट है, इसको भी हम 38,000 रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट में। फर्नीचर्स ये भी एक एसेट है 18,000। गुडविल जो है वो हमारी कंपनी की रेपुटेशन होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा हमको कस्टमर्स पसंद करते हैं और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, इसको हम गुडविल कहते हैं। ये भी एक हमारा एसेट होता है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे एसेट साइड गुडविल 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सो जो सैलरीज हमको पे करने हैं फ्यूचर में, जो हमारे ऊपर अभी है एज ए क्रेडिट पे है वो, तो हमको वो पे करने हैं, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिकॉज ये एक लाइबिलिटी है 17,000। सो बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सिर्फ ये सारे अमाउंट्स को ऐड करना होता है। इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो लाइबिलिटीज़ का अमाउंट है वो ऐड कर लेके नीचे लिख देना है सम बनाकर, एंड जो एसेट साइड है वो भी आपको ऐड करके नीचे लिख देना है अमाउंट कॉलम में। सो आप देख सकते हैं 21,000 प्लस 17,000 प्लस 75,000 प्लस 1,65,000 आपका आंसर आने वाला है 2,78,000। एंड इधर साइड भी आप देख सकते हैं 12,000 प्लस 38,000 प्लस 75,000 प्लस 1,15,000, 18,000 प्लस 20,000 जो है वो 2,78,000 होगा। तो दो साइड भी आपको आंसर इक्वल आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल राइट है एंड करेक्ट है, तो इसकी वजह से आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी आंसर में टैली नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपने एंट्रीज़ को सही जगह पर मेंशन किया है, रिकॉर्ड किया है, तब भी आपको फुल मार्क्स तो नहीं बट कुछ अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ माधवी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। सो यहाँ पर भी हमें ये दिया गया है टेबल, इसके अंदर से हमको बनाने हैं बैलेंस शीट फॉर माधवी ट्रेडर्स। सो यहाँ पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ माधवी ट्रेडर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016। सो यहाँ पर हमें लाइबिलिटीज़ कॉलम बनाना है, अमाउंट कॉलम, एसेट एंड अमाउंट कॉलम। सो यहाँ पर हमें ये सारे
कॉलम्स बना लेने हैं। पहले अच्छे से आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, फिर उसके बाद आपको जो नेट प्रॉफिट है वो इसको आप बाद में ऐड करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 है, ये हमारी एसेट्स में आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एसेट्स में लिखा है 10,000 इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके बाद प्रॉफिट्स मिलेगा और उससे हमें फ़ायदा होता है आने वाले वक्त में। तो हम इन चीज़ों को एसेट्स कहते हैं जिससे हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं या फिर हमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन जो लाइबिलिटीज़ होती है उससे हमें नुकसान होता है, हमारे जो अमाउंट है उस पर वो कम होता जाता है, बिकॉज उससे हमारे लोन्स जैसे होते हैं या फिर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उससे हमें नुकसान होता है और उस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, हमको वो देना होता है। तो लाइबिलिटी अलग होती है एंड एसेट जो है उससे हमें प्रॉफिट्स होते हैं, हमें उसके फ़ायदे होते हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है। फर्नीचर एसेट है 3,000, मशीनरी 14,500 ये भी एसेट है। डेप्टार्स यानी कि जिनको हमने डेप्थ दिया है वो लोग हमको पैसे रिटर्न करेंगे, तो डेप्टार्स भी हमारा एसेट है 15,000। बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा एक एसेट है, बिकॉज ये बिल्स हमको मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल भी एक एसेट है 12,500। कैपिटल ये एक लाइबिलिटी है, बिकॉज हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में तो ये एक लाइबिलिटी होती है हमेशा। कैपिटल 50,000 एंड अब इसके अंदर हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे जो है 4,500। सो 50,000 प्लस 4,500 इज इक्वल्स टू 54,500। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अब इधर साइड में जो है लूज़ टूल्स यानी कि ये भी एक एसेट होता है, बिकॉज जो लूज़ टूल्स है जिससे हम काम करते हैं वो हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, एसेट है वो भी, तो इसको भी हम एसेट्स में लिख लेंगे 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ यानी कि जो सैलरीज़ हमने पे करनी है आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में, ये हम पे एक लाइबिलिटी है, बिकॉज हमको ये पे करनी है एंड इसको हम लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे 500 रुपीज़। क्रेडिटर्स ये भी एक लाइबिलिटी है, बिकॉज हमको जो जिनसे हमने उधार पर लिए हैं गुड्स उनको पैसे वापस करने होते हैं। सो ये क्रेडिटर्स भी एक लाइबिलिटी है। सो हम 6,500 लिख देंगे। कैश इज़ ऑलवेज एन एसेट, सो 1,000 कैश एसेट्स में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर का रिमेनिंग स्टॉक बच जाता है वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है और उसको भी हम एसेट्स में लिख लेंगे 2,500 एज क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पर हमने सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट रेडी है। हमें सिर्फ यहाँ पर ऐड करना होता है एंड यहाँ पर नीचे अमाउंट के कॉलम्स में लिखना होता है। सो 6,500 प्लस 500 प्लस 54,500 इज इक्वल्स टू 61,500। यहाँ पर आप आंसर आपको दिख रहा है एंड इधर साइड भी वैसे ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2,500 है, प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 14,500 प्लस 3,000। सो यहाँ पर 61,500 आपका आंसर आ चुका है। सो आपको दो साइड अगर इक्वल आता है आंसर तो इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम सही है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है ये प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ समझने से नहीं आती, जब तक आप इनको खुद से करके ट्राई नहीं करेंगे इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सो मेन आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जो आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस दिया जाता है आपके एग्जाम में, ये 20 मार्क्स के लिए आपको आता है। तो आपको इसके अंदर जो है 3 चीज़ें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये 3 स्टेप्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, बिकॉज जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे आपको नहीं पता चलेगा फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने हैं एंड आपके सेल्स एंड परचेजेस कितने हैं। फिर उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसको आगे लेकर जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है एंड आपको उसके बाद पता करना होता है कितना आपको प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। उसके सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको उसके बाद का स्टेप जो है वो बैलेंस शीट का है, उसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है। तो अभी आपने देखा है किस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अब हमें ये प्रॉब्लम करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इसके अंदर हमें सभी चीज़ों को एक साथ किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए वो हम सीखेंगे। सो आपको पेंसिल से इस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर में या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं छोटी छोटी एंट्रीज़, अगर आप को कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा, आप देख सकते हैं। जो डेप्टार्स है यानी कि ये डेप्टार्स जो है वो एसेट में आएंगे, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है ए, बिकॉज ये आप बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं। इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना है। कैश ये भी एक एसेट है और इसको भी हम सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर इसको भी हम सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज जब हम परचेज करते हैं गुड्स को, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न यानी कि जब हम सेल करते हैं उसके बाद हमें रिटर्न होते हैं गुड्स, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक
जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो साल की शुरुआत में न्यू स्टॉक होता है जो हम लाते हैं, तो उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ DRT, रेंट एंड टैक्सेस, यानी कि जो रेंट है, टैक्सेस हमें पे करने होते हैं, रेट्स होते हैं, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट साइड में। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिट साइड में इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमको वो पे करना है। वेजेस, वेजेस यानी कि हमें ये भी पे करने होते हैं, ये फैक्ट्री में हम जब लेबर्स को डे टू डे काम देते हैं तो उसको वेजेस पे करते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैरेजेस, यानी कि जो कैरेज का एक्सपेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है वो हमको देना पड़ता है लोगों को, बिकॉज हम जब गुड सेल करते हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये भी हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इन द डेबिट साइड, बिकॉज ये भी एक एक्सपेंस है। ऑयल एंड फ्यूल, जो ऑयल एंड फ्यूल है उसका भी हमें एक्सपेंस आता है, तो ये हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस का है, बिकॉज हम फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स तब हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में। ड्राइंग्स, यानी कि जब हम अमाउंट को निकालते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, जब हम पर्सनल यूज़ करने के लिए ड्राइंग्स करते हैं, हमारे बिजनेस से कैश या फिर गुड्स को निकालते हैं, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो इसको हम जो है वो आने वाले बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स, यानी कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को भेजते हैं तो हमारे तरफ से जब हम बाहर की ओर भेजते हैं तो उसको कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं, तो ये भी एक एक्सपेंस है ट्रांसपोर्ट का, तो इसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। स्टेशनरी, जो भी हमारे पास स्टेशनरी प्रिंटिंग के सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल, कैपिटल यानी कि हम इसको ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना ही P&L अकाउंट में, इसको हम जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स, सेल्स जो है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज ये हमारी इनकम है और ये स्टार्टिंग में ही हमको मिल जाती है बिकॉज हम इतनी सेल कर चुके होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न, जब हम परचेज करते हैं उसके बाद हमें गुड्स रिटर्न करने होते हैं, वापस करने होते हैं, तो जब हम गुड्स वापस भेज देते हैं तो हमें ये डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे हम गुड्स लेते हैं और हमें वो पे करना होता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम इंस्टेंटली कैश नहीं देते हैं लेकिन हम कहते हैं कि कुछ दिन बाद हम कैश पे करेंगे, तो वो हम क्रेडिट पर गुड्स लेते हैं, तो हम जो जिनसे हम गुड्स लेते हैं वो लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स है, और जो क्रेडिटर्स है वो हमेशा एक लाइबिलिटी है, बिकॉज हमारे को एक पे करने का होता है, उसके अंदर हमारा ये एक एक्सपेंस है तो हमें पे करना होता है, ये बेसिकली एक लाइबिलिटी है, तो इसको हम P&L अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे एंट्रीज इस तरह से दिए जाते हैं आपको, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू भी दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इसको भी लिखना होता है, जो 2600 इसकी वैल्यू है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन डेट, जो दिया गया है वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन में डेट नहीं था तो हमने सिर्फ यहाँ पर डैश लिखा है। सो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने हैं, एंड जो डेबिट साइड है वहाँ पर आपको सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं एंड क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स रिकॉर्ड करने हैं। सो जो डेबिट साइड है वो आप देख सकते हैं वो आपके सारे एक्सपेंसेस होंगे एंड ओपनिंग स्टॉक होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 से स्टार्ट करना है। जो डेबिट साइड होता है वो 2 होता है एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो 22 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 2000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर 2 अमाउंट के कॉलम्स बना रहे हैं, यहाँ पर हम अगर कोई छोटे मोटे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो ये छोटे अंदर वाले कॉलम में करेंगे एंड बाहर वाले कॉलम में हम जो आने वाला फाइनल अमाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 2000 रुपीज़, 2 परचेजेस 3500 रुपीज़। इसमें से परचेजेस में से आपको हमेशा से परचेज रिटर्न को माइनस करना है, तो हमने वहाँ पर देखा था, समझा था कि परचेज है तो परचेज रिटर्न में से आपको हमेशा परचेज रिटर्न माइनस करना है, तो यहाँ पर हमने कर लिया है 3500 माइनस 500 3000 टू वेजेस, यानी कि अब इसके बाद हमारे को एक्सपेंस पे करना है तो इसको भी रिकॉर्ड करना है 800 रुपीज़। 2 कैरेज, ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये भी रिकॉर्ड करेंगे 500। 2 ऑयल एंड फ्यूल 550।
सो यहाँ पर हमने सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रीवियसली समझा है कि किस तरह हमें रिकॉर्ड करना है। अब उसके बाद हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपको ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना होता है। यहाँ पर मेन आपको सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक का होता है। डेबिट साइड में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है एंड क्रेडिट साइड में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सेल्स। हमारी सेल्स हुई थी 9,000 रुपीज़ की एंड उसके अंदर से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे 300 रुपीज़। तो यहाँ पर डिडक्ट करने के बाद 8,700 हमारा अमाउंट आ रहा है। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है 2,600। और क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट्स में भी रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी डबल एंट्री होती है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आते हैं, पीएनएल में भी आते हैं एंड बैलेंस शीट में भी आते हैं। तो आपको इसका ध्यान अच्छे से रखना है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो डेबिट साइड का अमाउंट है उसको हम ऐड कर लेंगे 2,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 550। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम, जो अमाउंट क्रेडिट साइड में आया है 8,700 प्लस 2,600, उस अमाउंट को हम इस अमाउंट से माइनस करेंगे। तो अब हम करके देखते हैं। सो इन सभी ट्रांजैक्शंस को ऐड करने के बाद, अमाउंट्स को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 6,850 और क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट आ रहा है 11,300। सो हमारा क्रेडिट साइड जो है वो बड़ा है, जो इनकम्स है वो बड़े हैं। तो अब हम इसको 11,300 को 6,850 से माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,450। तो ये जो अमाउंट आया है वो हमारा प्रॉफिट है, बिकॉज ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिखना है। सो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, तो जो वो डेबिट साइड में होता है तो अब हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो अगर हमें ग्रॉस लॉस आया होता तो हमें वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता था ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन जब वो डेबिट साइड में आएगा तब वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। तो ये इसका ऑपोजिट साइड लिखना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पहले डेबिट साइड में था, अब क्रेडिट साइड में आ गया है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सो यहाँ पर हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया है 4,450 एंड अब इसके बाद हम दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो सारे रिकॉर्ड करने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई इनकम नहीं है पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। सो हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ सारे एक्सपेंसेस दिए हैं मैंने जो क्वेश्चन में थे, जैसे कि टू रेंट एंड रेट्स 750, टू इंश्योरेंस 350, टू डिस्काउंट 650, टू कैरेज आउटवर्ड्स 300, टू स्टेशनरी 600। सो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है और इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इनकम्स होते तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी तरह के इनकम्स नहीं दिए हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो हमने ये सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, ये हमको पे करने होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर अब इसको ऐड करना है 750 प्लस 350 प्लस 650 प्लस 300 प्लस 600। सो उन सारे अमाउंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2,650। तो इस अमाउंट को हम 4,450 जो अमाउंट इधर साइड का है, क्रेडिट साइड का है, उससे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं इन दो अमाउंट्स को, हमारे पास आंसर आता है 1,800। सो ये अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट है, बिकॉज ये हमें सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद मिला है। तो इस अमाउंट को हम जो है वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो जब भी हमारा क्रेडिट साइड बढ़ के होता है एंड डेबिट साइड कम होता है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो छोटा होता है एंड डेबिट साइड बढ़ के होता है, यानी अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि हमें लॉस में जाना पड़ता है हमारे अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे इनकम्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हैं ज़्यादा, तो हमें 1,800 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो आपके एग्ज़ाम में आपको ये सारा फॉर्मेट याद रखना है और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है। सो आपको ये सारे एंट्रीज़ याद होने चाहिए, इस तरह से आपको लिखना होता है। कुछ भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको जो डेबिट साइड का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, वो दो तरफ भी लिखना होता है, 4,450 दो साइड्स भी हम लिखेंगे। सो अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया एंड उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो अब हमारा लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट बनाने का। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे बैलेंस शीट, बिकॉज यहाँ पर किसी का नेम नहीं दिया गया है या फिर किसी का डेट नहीं दिया गया है, वरना अगर आपको डेट या फिर नेम दिया जाए तो आपको वो भी लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट अमाउंट।
सो यहाँ पर हम 2 कॉलम्स ले रहे हैं अमाउंट के, आप एक भी ले सकते हैं, बट 2 लेने से आप इजीली सारे ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड करके वहाँ पर फाइनल अमाउंट लिख सकते हैं लास्ट वाले कॉलम में। सो यहाँ पर हम जो अमाउंट इसके अंदर लिखने हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के, वो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सारे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स कौन से हैं एंड कहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना है। तो आप देख सकते हैं डेप्टार्स, कैश, फर्नीचर, ये सारे जो है वो बैलेंस शीट में आने हैं। जो सिर्फ लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। कैपिटल जो है वो 40,000 है, तो हमें यहाँ पर लिखना है अंदर वाले कॉलम में 40,000। उसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, वो है 1800। सो इसको ऐड करेंगे 41,800 हो जाएगा। अब उसके अंदर हमें ड्राइंग्स जो है उसको डिडक्ट करने हैं, ड्राइंग्स को, बिकॉज जब हम अमाउंट को पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं बिज़नेस में से, जो कैश होती है उसको निकालते हैं किसी पर्सनल काम के लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है और वो हमें इसको माइनस करना होता है बिज़नेस में से, बिकॉज बिज़नेस जो है हमको पैसे देता है ओनर को, लेकिन बिज़नेस से तो ये पैसे जा रहे हैं, तो इसको हम डिडक्ट करेंगे लेस ड्राइंग्स। यहाँ पर 2,900 की ड्राइंग्स थी, क्वेश्चन में दी गई है, तो उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा आंसर आएगा 38,900। एंड जो क्रेडिटर्स है वो भी एक लाइबिलिटी है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 2,500। अब एसेट्स में देखते हैं, कैश जो है वो 12,500 है, क्लोजिंग स्टॉक 2,600 है। सो क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 तरफ भी लिखना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, एक ये लिखना है, तो ये 2 जगह पर भी आएगी इसकी एंट्री। डेप्टार्स को सिर्फ एक ही बार लिखना है यहाँ पर एसेट्स में 16,300। फर्नीचर भी एक एसेट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जो फर्नीचर या मशीनरी होती है वो हमेशा एसेट होती है और उसको हमेशा एसेट में लिखना होता है। यहाँ पर दिया गया है 10,000। सो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमको जो अमाउंट्स है उसको ऐड करना है और देखना है क्या हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो यहाँ पर 38,000 प्लस 38,900 प्लस 2,500 जो है वो 41,400 है। एंड उधर साइड भी एसेट्स में भी 12,500 प्लस 2,600 प्लस 16,300 प्लस 10,000 जो है वो 41,400 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर टैली हो रहा है एंड हमें करेक्ट अमाउंट आ रहा है, दोनों साइड भी इक्वल बैलेंस आ रहा है, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट में हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो इस तरह से आपको करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स को समझा है किस तरह से करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू नो आई एम मेकिंग द वीडियोज़ फॉर फ्री एंड यू कैन वॉच मैनी वीडियोज़ लाइक the content of inter CEC, MPC, BIPC subjects and BTech, BCom subjects also। So अगर आपको कोई भी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।